नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन साथी पे। इसमें पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में ही। आज हम उसमें जानेंगे उससे क्या एडवांटेज है और उसमें क्या-क्या इवेंट होता है, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, उन सभी चीज़ों को समझेंगे आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज है हमारे पास पढ़ने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या-क्या फ़ायदा है, जो लैंगिक प्रजनन है वो क्यों बेहतर है यानी एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या लाभ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहला जो लाभ है वो है ऑर्गेनिज्मों में यानी जीवों में पाए जाने वाले असमानताएं यानी भिन्नता जिसको कहते हैं। तो पृथ्वी पे जितने सभी सजीव हैं और यदि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होंगे वो एक दूसरे से और अपने माता पिता से भिन्न जरूर होते हैं। यदि एक हम ट्विंस की बात करें तो भी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिकी पदार्थ है, वो एक दूसरे से डिफरेंट जरूर होगा। तो इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और ये एक इसका मेजर एडवांटेज यानी महत्वपूर्ण लाभ भी हो जाता है कि जीवों में भिन्नताएं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि होगा तो उसमें जीवों में भिन्नता होगा। भिन्नता माता पिता के गैमेट। अब ये भिन्नता है क्यों कि जब मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं इसके जो गैमेट होते हैं यानी एक मेल गैमेट और दूसरा जो है फीमेल गैमेट, ये दोनों गैमेट आपस में जो है मिलते हैं, फ्यूज करते हैं और जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग गैमेट एक दूसरे से मिलेंगे तो दो अलग अलग जीवों के इसमें गुण मौजूद होंगे। इस वजह से इसके द्वारा उत्पन्न जो संतान होंगे उसमें भिन्नताएं देखने को मिलता है क्योंकि दो जीव का जो आनुवंशिकी पदार्थ है इसमें मिल रहा है, एक दूसरे में पुनः संयोजन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भिन्नताएं देखने को मिलता है। तो लिखिए सिग्मा संलयन के दौरान यानी जब फ्यूजन होता है प्रजनन के दौरान होता है, इसलिए आनुवंशिकी पुनर्संयोजन मतलब इसमें यहाँ जो है मेल और फीमेल दोनों के गैमेट में जो आनुवंशिकी पदार्थ है वो एक दूसरे से मिलेंगे और जिसके कारण जो है इसमें भिन्नताएं पैदा होता है। अब दूसरा है यदि जीवों में भिन्नताएं होगा तो कुछ समय के बाद उसमें धीरे धीरे जो है बदलाव आएगा और इसी बदलाव के कारण आगे आने वाले समय में जो है जीव इवॉल्व करेंगे यानी उसमें विकास होगा। तो इवोल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो वो भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही संभव है। जीवों में यदि जीव जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो है वेरिएशन देखने को मिलता है यानी भिन्नताएं जो है पाई जाती है। तो ये वेरिएशन हो गया आपको, तो वेरिएशन हो गया असमानता है और इसकी वजह से जीवों में इवोल्यूशन होता है, विकास। विविधता प्राकृतिक चयन का एक प्रमुख कारण है। अब देखिए डाइवर्सिटी यानी भिन्नताएं जो है नेचुरल सिलेक्शन का भी एक प्रमुख कारण है। यदि जीव में भिन्नताएं होगा तभी जो है इस पे नेचुरल सिलेक्शन अप्लाई हो पाएगा। जो बेटर एडजस्टेड ऑर्गेनिज्म होंगे वातावरण के अनुसार उसको नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और पृथ्वी पे जो है उसके जीने का संभावना अधिक होगा। बेहतर चांस वाले जीव होंगे, बेहतर तरीके से वो जी पाएंगे, सर्वाइवल रेट उसका अच्छा होगा अन्य जीवों के अपेक्षा। तो यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी वजह से जो है विकास संभव है और इसमें ये इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करती है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। यदि जीव में भिन्नताएं होगा वो अलग अलग वातावरण में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को टॉलरेट कर पाएगा। तो इसका कारण ये है कि जीव में क्षमता है
कि बदलते हुए वातावरण के अनुसार वो खुद में चेंज ला सके, परिवर्तन ला सके और अलग अलग वातावरण में वो रह सके, तो ये संभव है अनुकूलन के कारण। तो जीवों में जो है अनुकूलन होगा, बदलाव होगा। लैंगिक प्रजनन के कारण ही पैदा होता होने वाली संतान में पर्यावरणीय परिस्थितियों को बेहतर ढंग से अपनाती है। मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग वातावरण में, यानी जो पर्यावरणीय कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, यदि वो बदल जाए, एक जैसा नहीं रहेगा, डिसफेवर हो जाए, तो भी जो है वो सरवाइव कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव बेहतर तरीके से वो जीवित रह सकता है इन्वायरमेंट में। तो ये चीजें हो जाता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। यदि हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सभी घटनाएं, यानी ये सभी प्रक्रियाएं उसमें देखने को नहीं मिलता था। जो जीव होते थे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न जीव होते थे वो अपने माता पिता के एग्जैक्ट कॉपी था, जिसको हम बोलते थे कि ये जो है अपने पेरेंट के बिल्कुल ही समान होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वो अपने माता पिता के बिल्कुल भिन्न होते हैं। यदि पूछा जाए क्यों, तो इसका कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का निर्माण होता है और गैमीट के फ्यूजन यानी संलयन के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है। तो गैमीट एक हो गया मेल और दूसरा हो गया फीमेल, और दोनों गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो उसके फलस्वरूप निर्माण होता है जायगोट का, और जायगोट में दो जीवों के गुण जो है उपस्थित होते हैं, यानी दो जीवों के आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं, और इसकी वजह से जीवों में भिन्नताएं होती है। और भिन्नताएं के कारण जो है जीवों का विकास भी हो पाता है। और यदि वेरिएशन है तो अलग अलग इन्वायरमेंट में जीव जो है खुद को टॉलरेट कर पाएगा और वो सर्वाइव भी कर पाएगा, यानी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में बेटर एडजस्टेड जो है ऑर्गेनिज्म होंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, यानी जो भी जीव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यदि हम बात करें लैंगिक प्रजनन की नुकसान के बारे में, तो लैंगिक प्रजनन की नुकसान क्या क्या है देखते हैं। यानी लैंगिक प्रजनन से क्या क्या हानि है, लाभ तो हम समझ चुके हैं, और अब है हमारे पास डिसएडवांटेज। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेज, यानी इससे जीवों में क्या क्या हानि देखने को मिलता है यदि जीव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला हो जाता है आपको, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। कोई एक जनक जो है, यानी एक पेरेंट यदि मेल है तो अकेले मेल चाहेगा कि हम जो है रिप्रोड्यूस कर जाएंगे और मतलब नए संतान यानी प्रोजेनी उत्पन्न कर पाएंगे, तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, क्योंकि दो मेल गैमिट और यानी दो, एक मेल और एक फीमेल गैमिट बनने की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, यदि जीव बायसेक्सुअल है, यदि उसमें नर जनन और मादा जनन अंग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे जीव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यदि केवल एक ही इंडिविजुअल है। यदि अर्थवर्म की हम बात करें तो एक इंडिविजुअल, या टेपवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो दो जीव आपस में मिलते हैं और अपना गैमिट एक्सचेंज करते हैं, गैमिट। लेकिन यदि बात किया जाए टेपवर्म की, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये हर्माफ्रोडाइट जीव है, एक ही जीव जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित है एक ही जीव के अंदर, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव भी कहते हैं। तो अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो पहला हम बोले द्विप्रजनक होते हैं, मतलब इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, नहीं ये बायपेरेंटल है,
एक जनक के द्वारा इसमें नए जीव का निर्माण नहीं हो पाएगा जब तक कि दो अलग अलग जीव इसमें भाग नहीं लेगा। यदि एक जीव भाग ले रहा है तो उसको जो है हर्माफ्रोडाइट होना पड़ेगा, यानी बाइसेक्सुअल होंगे, या उसमें जो है नर जनन अंग या मादा जनन अंग एक ही जीव के अंदर मौजूद होंगे, तभी जो है संभव हो पाएगा कि जीव जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। अब दूसरा है इसकी गति धीमी होती है। अब याद कीजिए, आपको हम बता चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो इंडिविजुअल मिलने से एक इंडिविजुअल यानी एक प्रोजेनी का निर्माण होता है। लेकिन यदि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे एक जीव था, वो विभाजित होकर के अनेक जीव बना रहे थे और दो जीव भी बना रहे थे। यदि हम बाइनरी फिजन की बात करें, एक अमीबा यदि विभाजन करता है तो दो अमीबा का निर्माण होता है। लेकिन यदि हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो एक इंडिविजुअल के द्वारा एक बार में कितने सैकड़ों थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बार में 1000 ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। हाँ, 2 4 5 ये संभव है और कुछ हद तक इससे भी कुछ अधिक संभव है। लेकिन जनरली इसके प्रोसेस जो है वो धीमे होते हैं एसेक्सुअल के कंपेयर में। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो एसेक्सुअल के कंपेयर में कुछ स्लो प्रोसेस है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, वो पहले जो है मैच्योरिटी पीरियड तक आते हैं, मतलब एडोलसेंस में आएंगे, उसके बाद जो है वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसके बाद ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और एक टाइम तक ही वो आगे आने वाले टाइम तक, मतलब कुछ सर्टेन टाइम तक ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसे ही सेनेसेंस यानी वृद्धावस्था आ जाएगा जीव का, उसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्लो प्रक्रिया माना जाता है और इसमें लिखे हैं काफ़ी समय लग जाता है। ये सही बात है, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा तो वो तुरंत रिप्रोड्यूस करना शुरू नहीं कर देंगे। कुछ समय तक जो है वो पहले यानी यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो जीव होंगे वो अपने एक टाइम पीरियड तक पहुंचेंगे जिसको रिप्रोडक्टिव स्टेज कहेंगे। लाइफ साइकिल का हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में लाइफ साइकिल के बारे में। और जीव जो है एक सर्टेन टाइम के बाद अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज को जब एक्वायर कर लेता है, यानी वहां तक पहुंच जाता है, तब जो है जीव रिप्रोड्यूस कर सकता है। इससे पहले जीव रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें टाइम जो है, यानी अब ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, जन्म के बाद जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक आएंगे और तब जाकर के वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो एक समय है वो लग जा रहा है यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे नहीं है कि इसमें अलग अलग स्टेज है और तभी जाकर के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल के कंपेयर में माने तो इसलिए कुछ ज़्यादा थोड़ा अधिक जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हो जाता है और ज़्यादा समय भी, इसमें अधिक टाइम भी लग जाता है। तो ये इसका जो है ड्रॉबैक हो गया, यानी डिसएडवांटेज हो गया और स्लो प्रोसेस है, काफ़ी समय लग रहा है। नेक्स्ट है निषेचन में एक मौका कारक होता है। अब देखिए, निषेचन जो है एक चांस फैक्टर हो जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो निषेचन इसमें चांस फैक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम फीमेल की बात करें, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की, तो उसमें जो है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और उसके मिडल में जो है ओवम रिलीज होता है। अब यदि उस टाइम के आसपास सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी का संभावना होता है। और यदि उस टाइम के आसपास जब ओवुलेशन का डेज है उससे 2 प्लस माइनस करके 2 डेज, 2 से 3 डेज तक आगे पीछे यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ आसपास, या 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, तो प्रेगनेंसी होने का संभावना बहुत कम होता है, क्योंकि निषेचन ही नहीं हो पाएगा। जो ओवम का फर्टिलाइजेशन का टाइम है वो तब तक जो है
खत्म हो चुका होगा और फर्टिलाइजेशन की संभावना घट जाती है। इसीलिए यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है निषेचन एक चांस फैक्टर ही होता है, यानी ये बाय चांस ही हो सकता है, गारंटी नहीं होता है 100% कि ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो प्रेगनेंसी होगा ही होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है, मेल और फीमेल गैमिट मिलेंगे। यदि मेल और फीमेल गैमिट दोनों का अल्टरनेट टाइम है, यानी बहुत पहले मेल गैमिट यानी फीमेल गैमिट रिलीज हो चुका है और उसके कुछ टाइम बाद यदि मेल गैमिट फीमेल गैमिट के बॉडी में जा रहा है तो प्रेगनेंसी का संभावना बहुत कम होता है। यदि हम बात करें तो ये एक ओवम है और इसका सर्वाइवल टाइम है 24 आवर और यदि स्पर्म है ये और ये रिलीज होता है इसके 24 आवर के बाद, तो हम कह सकते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन का जो संभावना होगा वो बहुत ही कम होगा ऐसे कंडीशन में। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे निषेचन को यानी फर्टिलाइजेशन को एक बाय चांस फैक्टर माना गया है। ये चांस पे डिपेंड करता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो अलैंगिक प्रजनन में ऐसी कुछ प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वहाँ पे निषेचन जैसी कुछ घटनाएं जो है नहीं हो रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो अधिक फास्ट भी है और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शामिल नहीं होते हैं। जीव जो है बिना निषेचन के ही नए जीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें गैमिट का भी निर्माण नहीं होगा, गैमिट भी नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है गैमिट बनेगा और तब जा कर के वो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक दूसरे के पास आएंगे और फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और तब जा कर के जायगोट बनेगा और उससे नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम समझे थे कि कोई जीव है और उसका पूरा शरीर ही विभाजित होकर के नए जीव का निर्माण कर रहा है। तो ये हो जाता है आपको अलैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। और यदि हम निषेचन क्रिया की बात करें तो ये आपको देखने को मिल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको एक बाय चांस फैक्टर कहा गया है। हम पढ़ेंगे यानी फर्टिलाइजेशन जो है यानी इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो बाय चांस है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन और दूसरा जो है अलैंगिक सॉरी एक सेकंड यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है ये दो प्रकार के हैं। ये एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो जाता है आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यानी अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन के बारे में हम समझेंगे, बॉडी के अंदर जो है इसमें निषेचन होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन में समझेंगे इसमें जीव शरीर के बाहर जो है निषेचन की क्रिया होती है। तो यदि जीव शरीर के बाहर हो रही है तो इसमें भी निषेचन की संभावना और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो ये इसलिए इसको जो है हम बोल देते हैं कि ये एक बाय चांस फैक्टर हो जाता है। तो ये आपको हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानि। अब हम डिस्कस करते हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट ऑफ सेक्सुअल सेक्शन। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं
कि क्या क्या प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेप या 3 इवेंट इसमें देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रमुख 3 घटनाएं भी हो जाती है। फर्स्ट है इसमें आपको पूर्व निषेचन यानी प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन फर्स्ट इवेंट हो गया। दूसरा हो जाता है आपको फर्टिलाइजेशन निषेचन, और तीसरा हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब यदि हम बात करें इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें जो 3 प्रोसेस है, एक हो जाता है आपको प्री फर्टिलाइजेशन, जो रिप्रोडक्शन से पहले की अवस्था है। ये जो आपको लिखे हैं प्री फर्टिलाइजेशन, तो ये रिप्रोडक्शन की पहले की अवस्था है। और दूसरा लिखे हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्चुअल में निषेचन होगा। और तीसरा लिखे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन के बाद की घटनाएं हैं। तो पूर्व फर्टिलाइजेशन यानी प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे निषेचन से पहले, और दूसरा बोलेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया, और तीसरा बोलेंगे निषेचन के बाद की घटनाएं। तो यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट हो जाता है। आपको 3 इवेंट जो है देखने को मिलता है लैंगिक प्रजनन में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक निषेचन से पहले की घटना, और दूसरा निषेचन, और उसके बाद तीसरा जो है निषेचन के बाद की घटनाएं। तो ये हो जाता है आपको इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन तीनों इवेंट के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को समझना है, तो आप हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए। आज के लिए बस इतना ही।